नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टेनो विद पारस में। तो आज का मैटर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसमें आपको नए नए शब्द मिलेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। 3, 2, 1 स्टार्ट। शिक्षा मनुष्य को अज्ञानता से मुक्ति दिलाती है, स्वार्थपरता से छुटकारा दिलाती है, उसे परोपकारी तथा सामाजिक रूप से जागरूक नागरिक बनाती है। शिक्षा के विषय में यही मान्यता है कि वह व्यक्ति को बुद्धिमान, विवेकशील, समझदार, नैतिक, न्यायप्रिय, निष्पक्ष, दयालु, संवेदनशील एवं रूढ़िवादी परंपराओं से मुक्त एक सच्चा प्रबुद्ध नागरिक बनाती है। किंतु अफसोस है कि हमारे शिक्षित समाज में भूतकाल से लेकर वर्तमान काल तक ऐसे अनेक उदाहरण देखने तथा सुनने को मिलते हैं जिसमें शिक्षित एवं ज्ञानी लोगों ने अपने स्वार्थवश अन्यायपूर्ण एवं अनुचित कार्य किए। प्राचीन काल से लेकर आज तक समाज में जाति प्रथा, दहेज प्रथा, भ्रष्टाचार जैसी बुराइयां मानव जाति को जकड़े हुए हैं। यह बड़े दुर्भाग्य का विषय है कि हमारे समाज के उच्च शिक्षित व्यक्ति भी इन बुराइयों से अछूते नहीं हैं, जबकि एक शिक्षित व्यक्ति बड़े बड़े आदर्शों की बात करता है, दूसरों को उपदेश भी देता है, किंतु जब उसका स्वयं का स्वार्थ कहीं सिद्ध होता है तो वह अपने सभी आदर्शों को भूलकर सर्वप्रथम अपनी स्वार्थ सिद्धि करता है। वर्तमान समय में हम यह अनुभव कर सकते हैं कि जैसे जैसे शिक्षित नागरिकों का प्रतिशत बढ़ रहा है, वैसे वैसे समाज में संस्कारों की गिरावट दिख रही है। अगर किसी ने बहुत अधिक शिक्षा हासिल की है और उसके बल पर एक अच्छी पदवी प्राप्त की है, परंतु यदि उसमें संस्कारों का अभाव है तो उसकी शिक्षा और पदवी निरर्थक है। यदि व्यक्ति शिक्षा से पहले संस्कारों को आत्मसात कर ले तो वह समाज में एक आदर्श नागरिक की भूमिका निभा सकता है। शिक्षा जीवन का वह अनमोल उपहार है जो व्यक्ति के जीवन की दिशा और दशा दोनों बदल देती है। संस्कारों से ही मनुष्य के मन और मस्तिष्क की शुद्धि होती है। अगर इंसान शिक्षा से पहले संस्कारों को आत्मसात कर ले तो वह आदर्श व्यक्तित्व का स्वामी बन सकता है। रविवार को प्रकाशित लापरवाही की कीमत चुकाता देश शीर्षक से प्रकाशित आलेख में यथार्थ ही लिखा है कि देश की अदालतें इस समय हस्तक्षेप अवश्य करें, लेकिन साथ ही उन्हें उन कार्यकारी संस्थाओं के मनोबल पर आघात करने से बचना चाहिए जिससे कोरोना के खिलाफ हमारी मुहिम किसी भी प्रकार से कमज़ोर पड़े। इसमें संदेह नहीं कि भारत का स्वास्थ्य ढांचा कोरोना संकट से पूर्व ही चरमराया हुआ था और अब उसकी जो तस्वीर सामने आ रही है वह एकाएक नहीं बनी है। लेखक महोदय ने इस पहलू की ओर भी उचित रूप से
ध्यानाकर्षण किया कि कोरोना जैसी अप्रत्याशित और अचानक आने वाली आपदा के समक्ष कैसे विकसित देशों के उन्नत स्वास्थ्य ढांचे ने भी समर्पण कर दिया था। ऐसे में बड़ी आबादी और कम संसाधनों वाले भारत की तो बिसात ही क्या। इसके बावजूद भारत ने कोरोना की पहली लहर का कहीं बेहतर तरीके से सामना किया था, जिसके लिए सरकार समेत सभी अंशभागियों को श्रेय देना बनता है। इसके बावजूद पहली लहर और दूसरी लहर के बीच आवश्यक तैयारी न करने के लिए उन्हें उसी अनुपात में कोप का भाजन भी बनना पड़ेगा। फिर भी अब तक जो नुकसान हुआ है, उसके बावजूद हौसला बनाए रखकर मिलजुल कर कोरोना की इस दूसरी लहर की जल्द से जल्द विदाई करने को लेकर समन्वित प्रयास तेज करने होंगे। साथ ही यह भी सुनिश्चित करना होगा कि तीसरी लहर देश में दस्तक न दे पाए। इसके लिए कमर कसनी होगी कि पहली लहर के बाद जो लापरवाही की गई उन्हें दोहराया नहीं जाएगा। इसके बावजूद तीसरी लहर से निपटने के लिए सभी आवश्यक तैयारी पुख्ता करनी होगी, ताकि उसके आने पर ऐसा कोहराम न मचे जैसा इन दिनों देखने को मिल रहा है। राजस्थान सरकार के पास अपने अस्पतालों में आवश्यक ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए पैसा नहीं था, लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पास चिश्ती दरगाह अजमेर को देने हेतु रुपये निकल आए, पर किसी ने उनसे सवाल पूछने की जहमत नहीं उठाई कि लोगों की जान प्राणवायु से बचेगी या कब्र पर चादर चढ़ाने से। वैसे इस प्रश्न के उत्तर में कांग्रेस के एक प्रवक्ता ने कहा कि जान तो मंदिर बनाने से भी नहीं बचेगी। वे भूल गए कि मंदिर तो जनता खुद के पैसे से बनवा रही है। खैर, गहलोत जहां से प्रेरणा लेते हैं, उस राजीव गांधी फाउंडेशन ने कितना पैसा कोरोना से लड़ाई में खर्च किया? जवाब है शून्य। और हर साल वह भी काफ़ी रुपए चिश्ती दरगाह को देता रहता है। कोरोना महामारी की दूसरी लहर में देश भर की स्वास्थ्य सेवाएं लड़खड़ा गई हैं। केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा इस पर कोरोना को लेकर पहले से गंभीरता नहीं दिखाई गई और न ही महामारी से लड़ने के लिए कोई फुल प्रूफ प्लान तैयार किया। नतीजा सबके सामने है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट द्वारा सरकारों को फटकार लगाई जा रही है। कोरोना से लड़ने के लिए प्रबंधन का अभाव है। वास्तव में किसी भी समस्या से निपटने के लिए यदि हमारे पास प्रबंधन नहीं है तो हम विजय हासिल नहीं कर सकते। तीसरी लहर को और अधिक भयानक बताया जा रहा है और उसे लेकर भी
चिंतक मंथन कर रहे हैं। यह मंथन तभी कारगर होगा जब उस पर अमल किया जाए। समाचार पढ़ने और सुनने को मिलते हैं कि अमुक शहर में एम्बुलेंस चालक मनमाने दाम वसूल रहे हैं। यदि एक व्यापक नीति बनाते हुए एम्बुलेंस को प्रीपेड व्यवस्था से जोड़कर परिवहन विभाग और यातायात पुलिस को जिम्मेदारी दी जाए तो मरीजों के परिजनों को लूट से बचाया जा सकेगा। स्टॉप।